मैं प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बीबीडी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ से संबद्ध हूँ। आप सभी का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जिसका कि AKTU कोर्स कोड KEE302 है, मैं पुनः स्वागत करता हूँ। आज लगभग आधे घंटे के अंतराल के दौरान हम लेक्चर 3 जो कि यूनिट 1 से संबंधित है, पहली जो यूनिट है उससे संबंधित है, उस पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो ये जो बेसिकली है ये मेज़रमेंट सिस्टम्स के पर केंद्रित है। तो मेज़रमेंट सिस्टम, इसमें जो आउटलाइन होगी इस चर्चा की वो बेसिकली इंट्रोडक्शन से और प्रस्तावना से उसकी शुरुआत होगी। देन एलिमेंट्स ऑफ जनरलाइज मेज़रमेंट सिस्टम्स, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। देन इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेज़रमेंट्स सिस्टम्स का जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। देन टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, तो उसका जो है कह सकते हैं कि ब्रॉड क्या क्लासिफिकेशन है, इस पे भी थोड़ा सा हमारा जिक्र होगा। एंड देन वी विल कंक्लूड विद सर्टेन कंक्लूजन्स। तो मेज़रमेंट सिस्टम बेसिकली हम ये समझें कि मेज़रमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी इज़ एसेंशियली एन एक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि हम कहीं ना कहीं इस मापने के दौरान, इस मेज़रमेंट के दौरान एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये कंपैरिजन किसके साथ है? ये कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड के साथ है या प्री डिफाइंड वैल्यू के साथ है, यानी कि जिसकी हमको जानकारी पहले से ही है उसके साथ है। सो इट इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अननोन, जिसको हम मेजरेंड भी कहते हैं, अननोन मैग्नीट्यूड, एंड द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। ओके, सो द रिजल्ट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये बहुत ही, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास कोई अननोन वैल्यू है जिसको कि हम मेजरेंड कह रहे हैं, और हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उस स्टैंडर्ड से वो कम है या ज़्यादा है या कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, एंड देन उसका क्या प्रिसाइज मैग्नीट्यूड है। प्रिसाइज का मतलब है इज़ इट 2.5 टाइम्स, इज़ इट 3 टाइम्स, और इज़ इट 1/2 टाइम्स। सो दिस गिव्स अस एन एग्जैक्ट आइडिया। सो देयरफॉर मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस by which one converts the physical quantity into the meaningful number. And if we do not have a meaningful numbers, then we do not get the right idea. अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको दूर जाना है, तो इससे, और ये कोई पर्टिकुलर हो सकता है, विलेज हो, गांव है, ये इस जगह आपको जाना है और ये दूर है, तो इससे आपको कोई भी आइडिया नहीं लगेगा, इससे कोई भी आपको अंदेशा या जैसे कहते हैं कोई अंदाज़ा आप उससे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको एक्स विलेज जाना है, एक एक्स नाम के गांव जाना है, ओके, और वो 2.5 किलोमीटर दूर है जिस स्थान पे आप उस समय मौजूद हैं, तो यकीनन आप सुनिश्चित कर पाएंगे। बाद में आप हो सकता है उससे दिशा पूछें, लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कितना समय आपको लगेगा, किस साधन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक निश्चित जानकारी है। इसका मतलब, इसका मायने क्या हुआ कि आपके लिए एक न्यूमेरिकल नंबर भी ज़रूरी है और साथ के साथ एक यूनिट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 2.5 किलोमीटर कहता है, 2.5 किलोमीटर कहता है, और अगर वो कहता है 2500 मीटर, तो इसमें भी फ़र्क है, क्योंकि दोनों में नंबर बदल गए। कहीं पे वो संख्या 2500 आ रही है और कहीं पे वो केवल 2.5 आ रही है। तो हमको ये भी समझना है कि निश्चित अंदाज़ा देने के लिए, to give them exact idea, precise idea, the number is also very important, at the same time the unit is also very important. तो आपके लिए क्या उसके यूनिट है और क्या वो नंबर है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर हम समझें कि क्या मेज़रमेंट के मायने हैं और मेज़रमेंट सिस्टम क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं लॉर्ड कैल्विन के एक स्टेटमेंट से। लॉर्ड कैल्विन, आपने सुना हो, कैल्विन जो है टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉर्ड कैल्विन ने ये कहा था कि आई ऑफन से दैट व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड कैन एक्सप्रेस इट इन ए नंबर, ओके, देन यू नो समथिंग अबाउट इट. So if when you can measure and what you are speaking about and can also express it in numbers, then you know something about it. But when you cannot express it in a number,
and and your knowledge, then your knowledge will be of meager or unsatisfactory kind, meaning thereby आपके लिए वो नंबर का बहुत ही महत्व है, बिना नंबर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये नंबर कैसे आपको मिल पाएगा? ये नंबर ऑटोमेटिकली आपको मेज़रमेंट प्रोसेस की मदद से ही मिल पाएगा। और मेज़रमेंट प्रोसेस के लिए क्या आपके लिए ज़रूरी है? मेज़रमेंट प्रोसेस के लिए आपके लिए एक मेज़रमेंट सिस्टम ज़रूरी है, ओके। और उस मेज़रमेंट सिस्टम में हो सकता है कि कुछ सब सिस्टम हो, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है एक सिंगल सिस्टम हो, ओके। तो उसकी संरचना अलग हो सकती है, उसके प्रकार भी अलग हो सकते हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा होगी। देन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, यानी मूलभूत क्या ज़रूरतें हैं एक मेज़रमेंट सिस्टम की? तो इसमें दे आर टू बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मेज़रमेंट सिस्टम दैट मेक्स द मेज़रमेंट रिजल्ट्स मीनिंगफुल। तो इस मीनिंगफुल करने के लिए क्या दो ज़रूरी बातें हैं? पहला, स्टैंडर्ड यूज़ फॉर कंपैरिजन पर्पज़, ओके। तो पहला तो एक स्टैंडर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, और ये स्टैंडर्ड के भी कई प्रकार होते हैं जिसको हम आगे समझेंगे। बट पहली बात कि हमको हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओके, एंड विच इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। ये स्टैंडर्ड की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम कंपेयर करेंगे किसको? अननोन को, अननोन क्वांटिटी जिसको कि हमको मालूम करना है, जिसके बारे में हमको जानकारी इकट्ठा करनी है। And that must be accurately defined. This standard obviously must be accurately defined, and this standard must be commonly accepted. ऐसा नहीं कि आपने मान लिया उसको स्टैंडर्ड, बाकी लोग उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं, तो वो कॉमनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। कॉमनली एक्सेप्टेड का मतलब है उस कम्युनिटी में, उस प्रदेश में, उस देश में, या अगर कहें तो विश्व स्तर पर, ओके। देन सेकंड, जो दूसरी बात है इसमें ज़रूरी, द सेकंड थिंग इज दैट द एपरेटस यूज्ड एंड द मेथड अडॉप्टेड मस्ट बी प्रूवेबल। तो जो आप एपरेटस यूज़ कर रहे हैं और जो उसका मेथड है मेजरमेंट का, वो भी प्रूवेबल होना चाहिए। प्रूवेबल का मतलब है ऐसा नहीं कि अभी आपने किया और वो आपने मान लिया कि ये हो गया, और दूसरे ही पल जब आपने उसको रिपीट किया या आप किसी को समझा रहे हैं या तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर उन रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर इस तरीके के परिणामों में अलग अंतर हो रहा है और उसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीनन दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो माननीय नहीं है। देन दीज आर द टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आई रिपीट, स्टैंडर्ड एंड देन that it should be provable. What should be provable? That apparatus and the method which you are using for the purpose of measurement. Then elements of this generalized measurement systems. तो एलिमेंट्स क्या हैं इसके जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम्स के? तो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वन इज़ द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, ओके, जो ऑब्वियसली सेंस करता है, ओके। जिस भी इनपुट को आप मेज़र करने जा रहे हैं तो इट मस्ट बी सेंस्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेजर दैट। क्योंकि पहले तो सेंस से मतलब है यहाँ पर कि जो भी उसका इनपुट है उसके प्रोपोर्शनल वो एक इंडिकेशन को या एक सिग्नल को पिकअप कर पा रहा है। देन वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स, उस जिसको उसने सेंस किया है तो उसको रिक्वायर्ड जो सिग्नल की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर पा रहा है नहीं, तो ये आपको बीच में मिडिल स्टेज के लिए देयर शुड बी सम conversion elements which should help the conversion mechanism, so that is also a important part of it. And then the data presentation element. तो तीसरा जो पार्ट है कि जब आपने सेंस कर लिया, साथ के साथ उसको कन्वर्ट भी कर लिया जो कि मेजरेबल फॉर्म में है, और जो डाटा आया, जो न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा आया, या हो सकता है ह्यूमन ने उसको ऑब्जर्व किया है जो कि इंडिकेटिंग टाइप है, तो उस रीडिंग को पढ़ लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में के साथ साथ रिकॉर्डेबल भी होना चाहिए। और अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की, तो रीडेबल हो सकता है और साथ के साथ वो रिकॉर्ड भी हो सकता है ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस और अदर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो ये तीनों ही एलिमेंट पे जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेजरमेंट सिस्टम में इन तीनों ही एलिमेंट पे हमको जानकारी होनी चाहिए। देन इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेजरमेंट सिस्टम्स, तो इनका क्या इंटर रिलेशन है? तो मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एज यू नो दैट कोई भी मेजरमेंट सिस्टम बिना इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ के इनकम्प्लीट है। एंड एज ए फिजिकल ऑफ ए डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स, the instrument serves as an extension of human faculties.
क्योंकि ह्यूमंस डायरेक्टली तो रीड नहीं कर सकते, मतलब जाहिर सी बात है आपको एक कन्वर्जन मैकेनिज्म की ज़रूरत है, आपको एक सेंसिंग एलिमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। तो और इवेंचुअली एंड यूज़र कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन ने अपने एक्सटेंशन के लिए ये सारा जो है वो पैराफर्नेलिया किया है, जिससे कि जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसको कि वो जानना चाहता है, जिसको कि वो मेज़र करना चाहता है, तो वो उसको मेज़र कर पाए। सो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी और the variable his unaided human faculties cannot measure, because human cannot measure it, so he has designed certain systems so that he can enable himself or herself to measure that particular quantities. तो क्योंकि ज़रूरत किसको है? ह्यूमन को। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, और क्योंकि उस पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है तो उसमें उसको फीडबैक की ज़रूरत हो रही है। ओके और फीडबैक की ज़रूरत है, इसी कारण से। और फीडबैक की किस लिए ज़रूरत है? अगेन बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद द कंट्रोल, और फीडबैक के लिए ये मेजरमेंट एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, क्योंकि जब फीडबैक कर रहे हैं तो आपको एरर भी मालूम करना है। एरर मालूम करना है इसका मतलब कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन कब मुमकिन है? जबकि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी, जबकि आपके पास प्रिसाइज मैग्नीट्यूड होगा उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, और साथ के साथ आपको ये भी जानकारी होगी कि कितना डिज़ायर्ड है, कितना मैग्नीट्यूड डिज़ायर्ड है। तो उस करेक्शन से आप जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू है उसकी तरफ अपने सिस्टम को कंट्रोल डायरेक्शन में नेविगेट कर सकते हैं, सो एज टू इंश्योर द डिज़ायर्ड रिजल्ट। देन इन सिंपल केसेस सिंगल यूनिट, अगर हम सिंपल मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है, लेकिन अगर कुछ कम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें, कम्प्लेक्स क्या, थोड़ा सा एडवांस ऑर्डर की बात करें, तो ऑफ कोर्स देयर कुड बी सेवरल सेपरेट एलिमेंट्स, देयर कुड बी मल्टीपल स्टेजेस आल्सो, ओके, सो एज टू इनेबल फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो जिसमें डायरेक्ट सेंसिंग या इमीडिएट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, या डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट स्टेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाउ so what are the different types of instruments that connects to or that are in the domain of measuring instruments? In complex measurement situations, a measurement instruments may consist of several separate elements, okay, and these elements may consist of transducing elements, which what are the purpose of transducing elements? They convert the measurand and the to an analogous form. तो ये मेजरेंट को, मेजरेंट का मतलब क्या है? अननोन क्वांटिटी, तो उसको एनालॉगस फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, एंड देन इट इज़ देन प्रोसेस्ड बाय सम इंटरमीडिएट मीन्स एंड देन टू द एंड डिवाइस टू प्रेजेंट द रिजल्ट फॉर डिस्प्ले और कंट्रोल. So if you are not using it any further, then it will be simply displayed, but if you are using it for the control purpose, then it may be displayed as well as passed to the control purpose, or the mechanism where by virtue of which it will be controlled, or it can directly be passed to the control mechanism device. Then therefore, due to the modular nature of the elements within the system, it is common to refer the measuring instruments as the measurement system. क्योंकि multiple stages हो सकती हैं, तो इस वजह से multiple instruments हो सकते हैं, इस वजह से हम simply instrument system ना कह के उसको measurement systems कहते हैं, क्योंकि उस measurement को complete करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, मतलब सिंगल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या मल्टीपल स्टेजेस भी हो सकती हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन क्योंकि मुमकिन है, इसी कारण इसको हमने इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की जगह मेजरमेंट सिस्टम कहा है। देन इसमें देयर आर 3 टाइप्स. वन इज़ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट विच आर रेयरली यूज्ड. क्यों? क्योंकि अगर ये देखें तो बल्कि हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दे आर अनेबल टू रेस्पॉन्स वेरी promptly to the dynamic and transient condition, जहाँ की टाइम वेरिंग कंडीशंस हैं, क्योंकि इनका वेट होता है, ये बल्कि भी होती हैं, स्पेस भी ज़्यादा ले सकती हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली इनर्शिया प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो जब आप 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो यकीनन दिक्कतें आएंगी, और इसलिए आप पाएंगे कि दे आर रेयरली यूज्ड, and they are the potential source for noise and noise pollution also, so that is also their use is discouraged. However, it is befitting for slow varying quantity, जहाँ भी वेरिएशन बहुत ही स्लो है टाइम के साथ, वहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम्स का मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता भी है. इनफैक्ट अगर प्रेशर मेजरमेंट की बात करें तो वहाँ पे द मैकेनिकल सिस्टम्स आर यूज्ड ऑफ कोर्स इन फॉर्म ऑफ ए अलॉन्ग विद द ट्रांसड्यूसर्स.
Then another type of system is electrical instruments, which are more common than the mechanical systems because they are more rapid than the mechanical system, but it also depends upon the mechanical movement in the indicating device. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैकेनिकल सिस्टम्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है. दे मे हैव मैकेनिकल पार्ट्स ऑल्सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, पर्टिकुलरली जहाँ की इंडिकेटिंग टाइप डिवाइस हैं, जहाँ की पॉइंटर या नल डिटेक्शन अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में हमारी आगे चर्चा होगी, तो वहाँ पॉइंटर मैकेनिज्म है, तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंटर को मूव करने के लिए आपको एक मैकेनिकल अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है. तो मीन मैकेनिकल पार्ट में बी देयर. नाउ दिस रिजल्ट्स इन द सम इनर्शिया, और जब भी आप मैकेनिकल पार्ट लेंगे ऑटोमेटिकली इनर्शिया का इशू आएगा, और लिमिटेड टाइम रेस्पॉन्स. तो दीज आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स which results if you are using mechanical part in electrical system, and it leads to the different issues. Therefore for present day requirement of fast measurement, आज के समय में जब हम फास्ट मेजरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि these instruments also seems relatively slow vis-a-vis electronic instruments. तो आप ये पाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के से कंपेयर करें, जो कि थर्ड कैटेगरी है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिवली स्लो पाए जाते हैं. बट दे आर यूज्ड, बट दे आर नॉट very popular. In fact, their uses are decreasing over the time. Nonetheless, they are in existence and they are being used for certain applications. In fact, they are the more popular choice. But the third category is most popular, and which is electronic instruments. So, general electronic instruments, what are their characteristics which make them popular? One is higher sensitivity, another is faster response, third one is greater flexibility. ओके, एंड देन फोर्थ वन इज़ लोअर वेट. तो आप देख रहे हैं कि जो कमियां थी मैकेनिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल के जो इश्यूज थे, पर्टिकुलरली इनर्शिया और उससे अलाइड इश्यूज से रिलेटेड, तो वो सारे वी आर एबल टू गेट ओवर इन दिस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ instruments. Then low power consumption is also one of the major strength of this electronic instruments, and then high reliability विस अदर कैटेगरीज. एंड अगर आप इसका इस्तेमाल देखें तो आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरीज़ में इसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है. फॉर एग्जांपल बायो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में वोल्टेज सिग्नल मिली वोल्ट्स में होता है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ना आप मैकेनिकल सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, ना आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको एम्प्लीफिकेशन की भी ज़रूरत है. उस सिग्नल से आप कोई भी मैकेनिकल असेंबली को ऑपरेट नहीं करा सकते. तो इनिशियली यू एम्पलीफाई द सिग्नल एंड देन यू मेक इट बिफिटिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट. सिमिलरली स्पेस कम्युनिकेशंस में भी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड करेंट और इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल एंड दे आर independent or solar powered, so there also you involve electronic circuitry and the measurement is also electronic measurement. So classifications of measurement systems, briefly there are two categories in classification. One is the absolute instruments. These instruments are basically they give the magnitude of the quantity under measurement in terms of physical constants. So this is a key word, physical constants of the instruments. तो ये फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में बेसिकली मैग्नीट्यूड को देते हैं, और इसके एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रैले करंट बैलेंस. दीज आर द टू पॉपुलर एग्जांपल इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स. बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो बात ध्यान देने वाली है, कि दे गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. सो दिस इज़ द की वर्ड कि ये फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स के हैं उसके टर्म्स में आपको रीडिंग देता है. इसका मतलब आपको कंप्यूटेशंस बार बार करने हो, जितनी बार मेजरमेंट होगा उतनी बार ही आपको कंप्यूटेशन करना होगा. वेयर एज इन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ मोर पॉपुलर बिकॉज दे आर रेयरली यूज्ड, they are used for calibration purposes. Now these are so constructed, the secondary instruments are so constructed that the quantity being measured can be measured by observing the output indicated by the instrument. तो इसमें क्या है, आप सिंपली आउटपुट जो इंडिकेट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके जो क्वांटिटी है उसको जज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, जो मेजरेंट की क्वांटिटी है. तो मेजरेंट की क्वांटिटी को आप ऑब्जर्व करके, यू नीड नॉट टू कंप्यूट, आप सिंपली इंडिकेशन से यू कैन रीड आउट. ओके, अनलाइक देयर हियर द कंप्यूटेशन इज एसेंशियल. सो कंप्यूटेशन इज essential, calculation is essential, but in this case you can directly read this value. Now these instruments are calibrated with an
एब्सोल्यूट, अगर जब इनका कैलिब्रेशन करना हो, इसका अंश शोधन करना हो, कैलिब्रेशन करना हो, तो आप या तो प्रेफरेबली एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलिब्रेशन करते हैं या फिर किसी ऐसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड हो गया है. तो कैलिब्रेशन की बात आए या बेटर स्टैंडर्ड्स की बात आए तो देन वी गो फॉर this type of instruments. The absolute is more definitely accurate, so that is why for the purpose of calibration it proves out, or it turns out to be the reference. But if we talk about the common uses, since absolute instruments cannot be used so frequently and they are difficult to use because of the computations, and then they are limited also. So you can understand that this is a popular category. This is the popular category, and this is not that popular. That is more for the calibration purpose. So what is the conclusion that we understand out of this measurement systems? First of all, we understood with the help of the statement of Lord Kelvin that for a measurement system, why do we require measurement system? We require measurement system because we want to define a measurand. What is measurand? It's a unknown quantity that we are interested to know the magnitude. So to find out the magnitude, we must do the measurement exercise, and in this measurement exercise we must get a particular numerical value, and as well as we should be able to tell, or we should know, or in fact I would say we must know the unit of the same. तो ये जब ये जानकारी आपके पास होगी कि किसी मेजरमेंट का कितना मैग्नीट्यूड है, जो मेजरमेंट प्रोसेस के बाद आपको मालूम हुआ, और उसकी यूनिट क्या है, तभी आप कह पाएंगे कि आपके पास निश्चित जानकारी है, दैट यू हैव ए डेफिनेट नॉलेज अबाउट द that measurement process. So that is an actual outcome of that measurement process. What is the actual outcome of measurement process? It getting or securing a definite magnitude along with its unit. Secondly, the definition of measurement systems, we understood the definitions of different measurement systems, whether talking about the elements or its functions while doing this lecture, and then its constituents, and then we also through our discussions concluded with the conceptual understanding of these measurement systems, जो हम आपने previous slides में देखा, which you can also review. Then understanding of the different aspects of principal process of electrical measurements. तो principal process में आपने जाना कि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं या उनकी क्या दिक्कतें हैं. फिर हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या खूबी है और क्या कमियां हैं, और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे हमारी चर्चा हुई और हमने जाना कि वो क्यों पॉपुलर हो गए हैं, आज उनका क्यों इतना विस्तार से इस्तेमाल हो रहा है. और अगर हम कहें तो कुछ कैटेगरीज़ में हमारे पास उनका रिप्लेसमेंट भी नहीं है, जिसमें से कि हमने एग्जांपल लिया बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी लिया, स्पेस कम्युनिकेशन का भी लिया, और अगर हम कहें तो कम्युनिकेशन के पूरे ब्रॉड फील्ड को भी अगर आप देखें तो उस ब्रॉड फील्ड में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरमेंट्स हैं दे आर द इंडिस्पेंसिबल पार्ट, एंड अकॉर्डिंगली टू रियलाइज दैट इलेक्ट्रॉनिक measurement we eventually use the electronic circuitry. So this is what we discuss in this part. So after this discussion we conclude that the measurement is indispensable in the field of engineering, particularly when you are interested to know the electrical parameters. Okay, and to complete this process of measurement we must be able to come with a definite numbers along with the unit, and eventually the instrument that we are using, we must be familiar with the different aspects of its principle of operations. तो इसको समझने के लिए हम आगे की यूनिट्स में यूनिट को भी समझेंगे, जो हमारी आगे की जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर 4 में हम ये जानेंगे कि क्या जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, क्या डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, और साथ के साथ हम ये भी समझेंगे कि
इनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्या क्या वेरिएशन है। तो ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के रेफरेंस में, तो इसमें हमको ये समझना होगा कि जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर नॉट सब स्टैंडर्ड्स, और इनफैक्ट सब स्टैंडर्ड की जगह हमको ये कहना उचित होगा कि दे आर सेमी स्टैंडर्ड्स. सो सिंस वी कैन नॉट यूज़ or we cannot do the measurement in terms of absolute terms every now and then. अगर ये इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो केवल एडवांस लेबोरेटरीज़ में, और वो भी लिमिटेड टाइप ऑफ सेटअप्स के साथ ही हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. जो कॉमनली है वो हमारा इस्तेमाल सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का ही होता है, और ये केवल कैलिब्रेशन पर्पस के लिए हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं. सो एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड सो दैट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व. अगर जो कॉमन आप लेबोरेटरी में इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, चाहे वो नल टाइप हों, चाहे वो जो है वो डिटेक्शन टाइप हों या इंडिकेटिंग टाइप हों, तो आप देखेंगे कि दे आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ दे आर ऑल सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. सो बेसिकली when you use these instruments you need not to do the computations. You have a direct scale, okay, and with the help of a pointer, or maybe in form of a digital form, or maybe in form of a null detections, you are able to judge upon whether you are getting the right reading or not. So human faculty just as an observer is required in the secondary instruments, unlike the absolute instruments. Here that human needs to do all sorts of computations to get the final results. When we talk about the accuracy, undoubtedly the absolute instruments gives you more accuracy, because it is giving you results based on the physical constants. So the scope of error is almost negligible, but it is cumbersome because you need to use all those constants, do the calculations based on the interrelations of these different constants, and finally get the results. But here you are not basically an observer, or the person who is getting down the readings is not concerned with the mechanism. It's only the engineer who is concerned behind the curtain mechanism. He is simply reading and noting down the readings, and he need not to do any computations. So of course if we talk about the user convenience, end user convenience, then this is a popular categories. In fact I would say more than 98% common person or common technicians, they are making use of the secondary instruments. So what discussions we will be doing other than calibrations will be narrowed down to the secondary instruments in the following units, or even in your laboratory the type of instruments that you see are all secondary instruments. So thank you very much. We will continue our discussion in next lecture based on the different types of instruments. धन्यवाद.